नाज़रीन, ये जो मोहम्मद जुबैर साहब का मामला है, चंद ऐसी चीजें थी जो मैं देख रहा था कि डेवलप हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ उसका ताल्लुक मेरे साथ है, कुछ का ताल्लुक इस सारे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वहां तक है। जुबैर साहब इस वक्त किस कंडीशन में है। मोहम्मद जुबैर साहब से मेरा राब्ता हुआ है, बातें काफी हुई हैं, काफी इस इशू पे डिस्कशन हुई है। मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो मोहम्मद जुबैर साहब का मामला है, मैं इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस मैंने की थी, लेकिन उसके बाद चंद ऐसी चीज़ें थी जो मैं देख रहा था कि डेवलप हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिस्कस हो रही हैं। तो मैंने सोचा ज़रा चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनके सवाल उठ रहे थे, तो मैं ज़रा उसके जवाब दे दूँ। कुछ उसका ताल्लुक मेरे साथ है, कुछ का ताल्लुक इस सारे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ तक है, और कुछ का ताल्लुक जो है वो जुबैर साहब इस वक्त किस कंडीशन में है और उनकी ज़हनी कैफियत क्या है। मेरा उनसे रब्ता हुआ है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। बड़ी लंबी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, तो उसमें से ज़ाहिर बात है कई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं जो प्राइवेसी के अंदर की गई हैं, ऑफ द रिकॉर्ड की गई हैं, मैं वो नहीं शेयर करूँगा। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में जो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, उसमें पब्लिक कर सकता हूँ। इसके अलावा और 1-2 डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस से जुड़ी, ज़रा मैंने सोचा ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आगाज़ करते हैं। अच्छा, जब ये मैंने जब पहले वीलॉग किया था और मैंने उसके अंदर बैठ के पूरी तफसील बताई थी, और मैंने उसका आपको ये भी बताया था कि ये वीडियो मुझे किस तरह मिली। अच्छा, मेरे वीलॉग के ऊपर भी कुछ वीलॉग्स में हैं, मतलब कि जी मंसूर अली खान ने ये सब कुछ शेयर किया एंड ऑल दैट। और उसके बाद कमेंट सेक्शन, बड़े लंबे लंबे कमेंट सेक्शंस, लोगों के अपने अपने सवालात, इल्ज़ामात, तारीफ, तनकीद, सब कुछ हुआ उसके ऊपर, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके अंदर 2-4 चीज़ें जो हैं वो रेज हुई, तो उसका भी मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीलॉग के ज़रिए जवाब दे दूँ। एक तो ये सबसे पहला सवाल कि जी मंसूर अली खान के पास ये वीडियो किस तरह आई, और मंसूर अली खान को ये वीडियो क्यों मिली, और मंसूर अली खान ने वीडियो के बारे में ट्वीट क्यों किया। ये सबसे पहला एक जो है, जो वो उस वीलॉग के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, एक मैं इस पे वैसे थोड़ी सी पहले मैंने बात की थी, लेकिन इस पे मैं दोबारा जरा एक चीज़ को क्लियर कर दूं। सहाफ़ी के पास अगर खबर आई भी है ना, तो वो खबर नहीं रोकता, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि ये इससे किसी सियासी जमात का, सियासी रहनुमा का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, मेरी सहाफत के साथ बदयांती वो तब होती कि मुझे पता होता कि ये हुआ है और मैं ना बताता। हाँ, मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या मैं अगले की प्राइवेसी को इन्वेड तो नहीं कर रहा, क्या मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर तो नहीं कर रहा कि जिससे उसकी प्राइवेसी के राइट्स हिट होते हों। ये इन चीज़ों का मैंने ख्याल रखना है। वीडियो ना मैंने ट्वीट की और ना मैंने करनी थी, ना मैंने उसके बारे में कोई उसको पब्लिकली मैंने रिलीज़ किया। मुझे इस बात का जो शुबा था कि ये वीडियो जो है वो चंद मिनटों के अंदर या घंटों के अंदर अभी वायरल होने वाली है, वो मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई और वो नज़र भी आ गया। तो मैं तो ये करूँगा और मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि अब अच्छा, दूसरी बात एक और इसमें एक सेंस ऑफ जेलसी भी है। मैंने नोट किया है, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस बात के ऊपर भी तपे हुए हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्यों नहीं थी, ये हमें क्यों नहीं पता लगा। भाई कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होती, मेरे पास नहीं होती। ये जर्नलिज्म की फील्ड के अंदर कोई भी तीसमार खान नहीं है। कोई जो समझता है ना कि जी मुझसे बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं पाकिस्तान में, ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी किसी के पास कोई खबर आ जाती है, कभी किसी के पास कोई आ जाती है। और ये जो एक रेस है ना कि मैं सहाफ़ी हूँ तो तू नहीं है, मुझे इससे बड़ी सख्त नफरत है। और मैं थोड़ी देर में ज़रा इसके बारे में एक और भी टॉपिक पे मैंने बात करनी है। तो मुझे तो इससे बड़ी सख्त चिढ़ है कि मैं इस रैट रेस के अंदर जाऊं। आज हो सकता है मैंने खबर ब्रेक की है, कल कोई और कर लेगा, डजंट मैटर। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। मंसूर अली खान ने इसके बारे में जो है वो ट्वीट क्यों किया, चलें खैर, इट डजंट मैटर। खैर, ये प्रोफेशनल जेलसीज हर जगह ही होती हैं, हर सेक्टर में होती हैं, नॉट जस्ट इन मीडिया, इट्स एवरीवेयर, डजंट मैटर। अच्छा, दूसरी बात, ये एक और इशू, जो एक अजीब किस्म की, स्टूपिड किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो जारी की गई। ये वीडियो मरियम नवाज ने रिलीज़ की है, और
मोहम्मद जुबैर जनाब पार्टी छोड़ के जा रहे थे, तो उनके पार्टी से इख्तलाफात चल रहे थे, तो मोहम्मद जुबैर साहब ने जनाब ये मरीम नवाज़ ने मोहम्मद जुबैर की वीडियो खुद रिलीज़ की है। मतलब आप सिर्फ एक मिनट के लिए इनकी ज़रा कंस्पिरेसी थ्योरीज का अंदाज़ा लगाएं कि कितने ब्रिलियंट माइंड्स बैठे हुए हैं जो ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी निकाल के ले आते हैं। अब ये किस तरह मुंह के बल गिरती है पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इतवार का दिन था, गालबन इतवार का दिन था मेरे ख्याल में, हाँ इतवार का मेरे ख्याल में दिन था, जिस दिन ये वीडियो आई। तो उसी दिन जिस दिन ये वीडियो आई, दोपहर को मोहम्मद जुबैर कराची में गालबन अपने बेटे के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और नून लीग के लिए कर रहे थे, और इस टॉपिक के ऊपर कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब आके ग्रीन लाइन बसों का जो इफ्तिताह कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट था, ये नून लीग का प्रोजेक्ट था। तो वो जो वाकया पेश आया था, जब मैंने ट्वीट किया था और उसके बाद वीडियो आई थी, उससे सिर्फ 3, 4, 5 घंटे पहले मोहम्मद जुबैर साहब कराची में बैठ के नून लीग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये अकल के अंधों को तो जाहिर बात है पता नहीं होना, जाहिर बात है, कभी चेक किया हो तो। और उससे पहले जुमेरात वाले दिन, जो आखिरी मैंने देखा था, जुमेरात वाले दिन मोहम्मद जुबैर साहब जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर जो है वो प्रोग्राम में शरीक थे और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद चलें, ये वाकया हो गया, ये वाकया ख़त्म हो गया, सारा कुछ हो गया। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ की, तो मरीम नवाज़ वहाँ पे आई, हम लोग सारे साफ़ी वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी जुबैर साहब के हवाले से आपने क्या सोचा है ये सारे स्कैंडल के बाद? उन्होंने कहा क्या सोचना, कुछ नहीं सोचा, वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो इधर ही हैं, इस स्कैंडल के बाद भी इधर ही हैं, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है सारे मामले के साथ। तो खुदा के लिए कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने से पहले कोई दिमाग, कोई अकल को तो हाथ मार लिया करें, कि थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर ले। हाँ वो और बात है, सोशल मीडिया ना चस्के की खातिर 1 लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी, चलो बस जी मैंने सोच लिया ये होगा ये होगा ये होगा, मैं खामखा हवा में छक्का मारा। अच्छा, उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा ने जनाब ये कपड़े ये वाले पहने हुए हैं, तो ये वाले कपड़े और वो जो खातून जो उसके अंदर नज़र आ रही हैं, वो उनके जी कपड़े आपस में मैचिंग है। ओहो, और उसके बाद वो तूफान बदतमीजी शुरू हुआ गरीदा फारूकी के खिलाफ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग जो जितने जर्नलिस्ट होते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि हम सबके माइंड्स एक जैसे हों, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। कभी किसी के साथ आपको किसी चीज़ पे इख्तलाफ होता है, कभी किसी चीज़ पे इख्तलाफ होता है। मेरी सहाफ़त से मेरे अपने कई कुलीग्स को इख्तलाफ होगा, मुझे उनकी सहाफ़त से इख्तलाफ होगा, स्टाइल ऑफ वर्किंग से इख्तलाफ होगा, स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ एंकरिंग, स्टाइल ऑफ डूइंग ए प्रोग्राम, उससे इख्तलाफ होगा। नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ठीक है, डजंट मैटर, खैर है, कुछ नहीं होता। ये इख्तलाफ हर जगह होता है और ये मेरे ख्याल में अच्छा होता है, इससे इंसान निखर के सामने आता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे इख्तलाफ होते हैं जो मुझे मेरे सीनियर्स बताते हैं मेरी फील्ड के अंदर, बेटा ये यूँ नहीं यूँ किया करो, इस तरह नहीं बोलते, यूँ बोलते हैं, ये जुमला यूँ नहीं होना चाहिए, ये लफ्ज़ यूँ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखो, इस तरह बात मत किया करो। ठीक है, दिमाग को समझ आती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी नहीं समझ आती, कभी लेट जाके समझ आती है कि यार वो जो आज से 2 साल पहले मेरे एक सीनियर ने मुझे एक बात कही थी ना, इस तरह करना चाहिए। मैं नाम लेता हूं, मैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब बड़े ज़बरदस्त सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं खबरें पढ़ता था जियो के अंदर, इफ्तिखार चौधरी की अदलिया तहरीक चल रही थी, मैं अक्सर उनको फ़ोन के ऊपर बीपल्स लेता था अपने बुलेटिन्स के दौरान। लेकिन मैं उनकी रिपोर्टिंग से इतना इंप्रेस था कि मैं बुलेटिन्स के बाद भी मैं उनको कॉल करके मैं उनसे सीखता था। मैं उनको कहता था मुझे बताइए इस केस का, मुझे बैकग्राउंड और बताइए। वो मेरे आज भी सीनियर हैं, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं आज भी उनका फ़ैन हूँ। मैंने बड़ा कुछ सीखा है उनसे, कई चीज़ों पे मुझे उनसे शायद इख्तलाफ भी होगा, उनको भी शायद मुझसे इख्तलाफ होगा। गरीदा फारूकी के साथ, क्योंकि गरीदा फारूकी की बात हो रही थी, गरीदा फारूकी और मैंने इकट्ठे खबरें पढ़ी हुई जियो के अंदर। शायद इसी तरह उनको भी मुझसे बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ होगा, मुझे भी उनकी बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ होगा, हो सकता है। और हो सकता है उन्होंने मुझसे कुछ सीखा और हो सकता है मैंने उनसे कुछ चीज़ें सीखी हों, कॉलीग्स रहे हैं ना। लेकिन जो ये घटिया कैंपेन गरीदा फारूकी के ख़िलाफ़ चलाई गई और जिस चीज़ के साथ उन्हें जोड़ा गया, उस चीज़ के साथ यकीन कीजिए कि मुझे घिन आती है इस बात के ऊपर कि हमारे मुल्क में ऐसे माइंडसेट्स मौजूद हैं। नफरत होती है। ये वही गिद्ध हैं, ये वही गंदी नस्ल है, मैं इससे शायद नीचे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, जो आपको मीनार पाकिस्तान पे नजर आई थी।
ये वो बदबख्त लोग हैं। वहां पे आपने कैमरों की आंखों के सामने आपने सब कुछ देखा कि वो जो मजमा था वो उस औरत के साथ क्या कर रहा था। यहां पे यही बेहूदगी, बदतमीजी सोशल मीडिया के ऊपर हुई है उस औरत के साथ, और हमारी स्टेट बैठ के तमाशा देखती रही है। इनकी नजरों के सामने ये बकवास चल रही थी, नजर आ रहा था कौन कौन से अकाउंट्स हैं, पता लग रहा था कि ये एक घटिया चीज को किस चीज के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन स्टेट बैठ के तमाशा देखती रही। कुछ नहीं किया इन लोगों ने। कोई पता लगा आपको, कोई कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे ने बैठ के कोई एक्शन लिया हो इस मामले पे? एक मिनट के लिए सिर्फ आप लाख इख्तलाफ, यार गरीदा की बातों से लाख इख्तलाफ करें आप। मैं खुद कहता हूं मुझे बहुत सी बातों पे इख्तलाफ होगा, उनको मेरी बातों से बहुत इख्तलाफ होगा, लेकिन सोचा भी नहीं जा सकता कि कभी इस घटिया चीज के अंदर जो है वो आप एक औरत का नाम लेंगे। आगे चलें। एक और मैं साहब हैं, मैं शशो पंज में हूं कि मैं उनका नाम लूं कि ना लूं, मैं आज भी नहीं चलने लेता, मैं छोड़ देता हूं इसको। उन्होंने एक वीलॉग किया। अच्छा, वो मशहूर टाउट हैं हुकूमत के चमचों में से एक हैं, और गरीदा फारूकी की हिमायत में उन्होंने, बड़ी गलत बात है ये, आपने बहुत गलत किया है, गरीदा फारूकी के बारे में ये इस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं और वो हो रहा है। मैंने जब मेरी नज़र से गुजरा, मुझे किसी ने भेजा ये कि ये देखें जी ये क्या है ये, तो मैं हैरान हो रहा। मतलब ये कभी कभी इस तरह के वाक़यात जो होते हैं ना, वो अंदर का इंसान उठा के बाहर निकाल देते हैं कि अंदर से ये लोग कितने गलीज़ हैं, इस किस्म के लोग। ये साहब जो गरीदा फारूकी की हिमायत में बात कर रहे थे कि जी गरीदा फारूकी के हवाले से ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए, दुनिया जहान का इल्ज़ाम इन साहब ने एंकरों के ऊपर, गरीदा फारूकी के ऊपर और मेरे ऊपर लगाया हुआ, पता नहीं किस किस पे लगाया हुआ। आज ये बैठ के हिमायत में बाहर निकल आते हैं कि ओहो देखे जी बड़ा गलत हुआ। भाई, जब आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं बगैर किसी प्रूफ के कि जी आप तो नून लीग के साथ हैं और आपको तो व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन आती हैं और ये आती हैं वो आती हैं, वो सारी बकवास का आपके पास कोई किसी किस्म का सबूत होता है? आप इस नहज तक लाने वाले आप हैं। आज इन खवातीन एंकर्स के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, ये जहर फैलाने में आपका हाथ है इसके अंदर। जब आप बैठ के लोगों के ऊपर ये इल्जामात लगा देते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से कि जी वो तो उसके साथ, तो वो उसके जहाज में, तो वो उसके घर, तो इसके ये, वो क्या होता है वो इससे कम तो नहीं है ये हरकत। आज उन साहब को एहसास हो रहा है कि जी वो हो गरीदा फारूकी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। हंसी आती है मुझे। इन्होंने और फीमेल जर्नलिस्ट के हवाले से इन्होंने एक दफ़ा वो औरत मार्च के अंदर जो खवातीन थी, लाख इख्तलाफ है जी, ठीक है, लोगों को इख्तलाफ है, नहीं देखना जी औरत मार्च की खवातीन को हमने नहीं देखना, हमने औरत मार्च में नहीं जाना, इख्तलाफ है, बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, ये आपका जमहूरिया क्या आप इख्तलाफ करें। उनके खवातीन के हवाले से उन्होंने कहा जी ये 30-35 जो हैं वो तलाक याफ्ता औरतें हैं जो ये काम करती हैं। आप एक मिनट के लिए सोच सकते हैं कि आप किसी औरत के बारे में क्या बात कर रहे हैं? उसमें जर्नलिस्ट भी थी, उसमें सोशल वर्कर्स थी, उसके अंदर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन, उसमें टीचर्स शामिल हैं उस पूरे मार्च के अंदर। और इनके मुंह में जो बकवास है इन्होंने बोल दिया, जो 30-35 तलाक याफ्ता औरतें वो बैठे हैं काम कर रही हैं। आज ये औरतों के हकूक़ के चैंपियन बनते हैं। ये किसी दिन इन साहब के अंदर अगर हिम्मत हुई ना, वो सुन रहे होंगे मुझे पता है, वो ये वीलॉग ज़रूर देखेंगे, अगर वो हिम्मत हुई ना, ज़रा किसी दिन इनमें से किसी एक को ले लीजिएगा अपने प्रोग्राम में। वैसे तो आप लेते नहीं हैं, वैसे तो अकेले बैठ के प्रोग्राम करते हैं, ज़रा किसी दिन ले लीजिएगा, फिर आपको आपके सवालात के जवाब मिलेंगे किसी भी तोहमत लगाने से पहले। उसके बाद एक और इशू, मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मेरा रब्ता हुआ है और बातें काफ़ी हुई हैं, काफ़ी इस इशू पे डिस्कशन हुई है। ये मामला किधर जा रहा है, वो किधर खड़े हुए हैं, तहकीकात कहाँ पे जा रही हैं, क्या तहकीकात हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्या हो रहा है, ये सारी बातें उन्होंने मुझसे शेयर की हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ों मुझे अभी उन्होंने डिस्कस करने रोका है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे ख्याल में मुझे शेयर करनी चाहिए वो ये है, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपकी फैमिली का रद्द अमल क्या है इस वक्त।
ज़ाहिरी बात है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आए तो फैमिली किस उसमें से गुजर रही है। उसका जवाब उन्होंने मुझे दिया, और जवाब मुझे दिया एक मिसाल के साथ। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, बल्कि नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो रही, नवाज शरीफ साहब की ना, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक साहब मेरे पास आए मेरे घर पे, और मेरे घर के लॉन में बैठ के उनसे मेरी बात हुई। और वो ये मैं आप इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बात उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले भी पब्लिक के अंदर कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे घर के लॉन में वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ना पीटीआई के अंदर आ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएं, आपके भाई तो ऑलरेडी हैं, आप भी आ जाएं, और ये नवाज शरीफ तो अब ख़त्म हो गया, नून लीग अब ख़त्म हो गई है, तो ही इज़ गॉन एंड डस्टेड, तो आप पीटीआई के अंदर आ जाएं। बंदा कौन था मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा मैं उनकी बात सुन रहा था, ये नहीं कि मैं उस पर कोई अमल करने लगा था, लेकिन मैंने उनसे कहा जी ज़रा एक मिनट ठहरिएगा, क्या मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक मिनट अपनी बेगम को बुला लूँ। उन्होंने घर के अंदर से अपनी बेगम को आवाज़ दी, बेगम बाहर आई। उन्होंने कहा ये साहब सामने जो बैठे हुए ना, ये इसलिए आए हैं कि आप मुझे ये कन्विंस करने के लिए कि आप पीटीआई के अंदर आ जाएं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेगम ने उन साहब के सामने ये कहा कि आपने अगर ये सोचा भी ये करने के लिए तो मुझे तलाक दे दीजिएगा, ठीक है, मुझे तलाक दे दीजिएगा, मुझे छोड़ दीजिएगा। तो कहते हैं वो साहब भी हैरान हो गए कि आपकी बेगम जो है वो इतनी मतलब पावरफुल पोजीशन रखती हैं आपके डिसीजन मेकिंग के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी हाँ, मेरी अपनी वाइफ के साथ मेरा ऐसा ही रिलेशनशिप है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो सारा कुछ हुआ है उसके बाद क्या मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई। वो आज भी मेरे साथ जो है वो चट्टान की तरह खड़ी हुई है, क्योंकि उनको वो ये कहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये इस पूरी चीज़ के पीछे मकसद क्या है, ये जो कुछ भी हुआ है, ये पूरा एपिसोड जो कुछ भी हुआ है। तो उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो फैमिली है पूरी की पूरी, वो इस वक्त इस तरह खड़ी हुई है उनके लिए। बाकी और डिटेल्स हैं वो मैंने शेयर करूँगा, लेकिन जब मुझे ज़ुबैर साहब जो है वो ये कह देंगे हाँ जी ठीक है ये इन्फॉर्मेशन अब आप शेयर कर लें, मेरे साथ उन्होंने शेयर की हुई है, लेकिन क्योंकि मुझे उन्होंने अभी कहा है कि जी अभी आप इसको काइंडली इसको पब्लिक मत करें, तो मैं इसलिए मैं अभी तक मैं नहीं कर रहा। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था ज़रा आपके साथ डिस्कस कर लें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।